नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दयाशंकर पांडे। आपको पता होगा कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम है। 24 तारीख को हमारा अग्निवीर वायु का एग्जाम है और उसी क्रम में आगे एनडीए का, आर्मी जीडी का और एग्जाम होने वाले हैं। तो इन्हीं एग्जामों के बीच में मैं आपके लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता होगा कि पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना वो दूसरी चीजें होती हैं। तो मैं यही सोच करके कि कैसे आपके पास अच्छे क्वेश्चंस लाए जाएं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ये इसमें हम उन क्वेश्चनों को उठाएंगे जो या तो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं या आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे। इन क्वेश्चन में हम सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। इन क्वेश्चन को हम सारा सॉल्व करेंगे, उसका एक एक जो भी पहलू है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। आप इसको अपने आगे आने वाली परीक्षा जो है उससे पहले की एक परीक्षा मान सकते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे राजनीति विज्ञान या संविधान से रिलेटेड है। बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि भारत के मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या ए हो सकता है, क्या बी हो सकता है, क्या सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो आपको पता होगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, 395 मतलब 395। हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद है। आखिर ये मूल संविधान की बात क्यों कर रहा है? क्या वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है? हाँ, ऐसा है। वर्तमान में जब हमारा मूल संविधान आया उसके बाद जब 395 अनुच्छेद थे तो कुछ उसमें संशोधन हुए। संशोधन के बाद कुछ उसमें उप आर्टिकल्स मतलब सब जो अनुच्छेद थे उनको शामिल किया गया, जिससे हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के ज्यादा हो चुकी है। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 444 अनुच्छेद हैं जो सब अनुच्छेद हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जिसका आंसर क्या है? बी। याद रख लीजिएगा, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बात कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होगा कि संविधान का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया। उसके लिए हमने 200 साल की लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं में कोई एक विशेष व्यक्ति ने किसी संविधान का निर्माण नहीं कर दिया और ना ही हम अकेले कर सकते हैं। उसके लिए अनेक समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें से प्रारूप समिति हमारी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। जो संविधान हमारे BN राव जी ने दिया था उस संविधान को ये क्या करने वाली थी? प्रारूप यानी एक ड्राफ्ट तैयार करने वाली थी। तो इस समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अब पूछे जाते रहेंगे और आगे भी आपसे पूछेंगे। तो आप इनका आंसर क्या देंगे? क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या महात्मा गांधी थे या डॉक्टर BR अम्बेडकर थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा। तो हमारी समितियों से रिलेटेड इसी तरह से अध्यक्षों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास देखिए पूछ सकता है क्या कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप क्या मारेंगे? टिक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछ लिया कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप टिक क्या मारेंगे? जवाहरलाल नेहरू। उसी के साथ अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछता है तो आप वल्लभ भाई पटेल जी को टिक मारना। ठीक है। उसके बाद कार्य संचालन या नियम समिति, अगर इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष वही हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी थे। वही अगर झंडा समिति आपसे पूछे तो JB कृपलानी जी हमारे इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। हर हाल में इन क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखेंगे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसको अपने दिमाग में रख लीजिए और इन क्वेश्चन को
रिवाइज कीजिए आप जितना हो सके जितनी बार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किससे अपनाई गई है। मतलब ये किससे का मतलब किस देश की बात कर रहा है। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो सबसे पहले एकल नागरिकता का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। एकल नागरिकता का मतलब ये होगा कि भारत में रहने वाले कोई भी लोग, जो भी लोग हैं, उनके सिर्फ एक नागरिकता होगी। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई अमेरिका यूएसए का निवासी है तो उनके जो नागरिक हैं वो दोहरी नागरिकता रहते हैं। पहली नागरिकता तो वो अमेरिका की रखेंगे, यूएसए की रखेंगे, और दूसरी नागरिकता किसकी रखते हैं, वो जिस यूएसए के जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसकी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि हमारा भारत 28 राज्यों में वर्तमान में बटा हुआ है, और 28 राज्यों में बटा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दयाशंकर पांडे एक नागरिकता भारत की रखूंगा और दूसरी नागरिकता अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता रखूंगा, ऐसा नहीं है। मेरी एक ही नागरिकता होगी, वो किसकी होगी, भारत की होगी। तो यही आपसे पूछ रहा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान आपने कहां से लिया है, आपके देश में कहां से ली गई है। तो क्या यूएसए है, मैंने अभी आपसे बताया कि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो क्या दोहरी नागरिकता का प्रावधान हम यूएसए से ले सकते हैं? नहीं, एकल नागरिकता का प्रावधान हम यूएसए से ले सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कहां से लिया हुआ है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड मतलब अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों का जो संविधान है वहां पे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहां पे भी सिर्फ एक ही नागरिकता है, वहां पे राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर हमसे पूछता अगला क्वेश्चन चौथा, और इसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए। वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन संभावना इसकी बहुत ज्यादा है कि आपके अगले आने वाले क्वेश्चन या अगले आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में छपा हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये पक्का छपेगा आपके क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा है कि न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश से उत्पन्न हुई है। मतलब ये पूछ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा अगर आखिर है क्या, न्यायिक समीक्षा क्या है, तो ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यायिक समीक्षा ऐसे कि मान लीजिए कोई निर्णय आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी उच्च न्यायालय या न्यायालय सुनाता है, कोई भी निर्णय कोई न्यायालय अगर सुनाता है तो उसके बाद आपके पास ये अधिकार है या न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो अपने दिए गए निर्णय की क्या कर सके, समीक्षा कर सके, और उसी समीक्षा को बोला क्या जाता है, न्यायिक समीक्षा। और ये न्यायिक समीक्षा किस देश से लिया गया है, तो उस देश का नाम है यूएसए, अमेरिका। तो अमेरिका से हमने ये न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया हुआ है। आगे देखिए, इन्हीं से हमारा जब संविधान बन रहा था, हमारा संविधान जब बन रहा था तो हमने एक बहुत ही चतुराई भरा काम किया। हमने सारे देशों का एक विस्तृत संविधान का क्या किया, विवरण लिया। विवरण लेने के बाद जो अच्छी चीजें थी उसको हमने अपने संविधान में समाहित कर लिया। इसीलिए आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी चीज किस देश से ली गई है, आखिर हमारा संविधान कहां से प्रभावित है और संविधान का कौन सा पार्ट किस देश से प्रभावित है। तो इस पे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी है कि कौन सा देश से कौन सी चीजें आपसे ली गई है। तो ध्यान से देखिए, पहला ये बात क्या करता है कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने तो पहला न्यायिक समीक्षा लिया, आपको पता ही होगा। उसके साथ ही साथ हमने प्रस्तावना को भी शामिल किया हुआ। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना के शब्द जो है यहाँ पे गलत मेंशन है। हमने प्रस्तावना को अमेरिका से लिया हुआ है, प्रस्तावना हमारी जो है वो अमेरिका से प्रभावित है। लेकिन प्रस्तावना में शामिल जो शब्द है, प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो अमेरिका से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित हैं। तो यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है तो आप बताएंगे कि अमेरिका से। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रस्तावना के शब्द किस देश से लिए गए हैं या प्रभावित हैं तो आप किस देश को मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को। साथ ही साथ हमने अमेरिका से मूल अधिकार लिए,
स्वतंत्र न्यायपालिका ली और न्यायिक पुनर्विलोकन जो न्यायिक समीक्षा है उसी को ही हम न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोलते हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और लोक जनहित याचिका जिसको हम PIL बोलते हैं उसको भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद, ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बड़े एग्जाम है, चाहे वो NDA के हो, वाई ग्रुप का हो या किसी भी चीज का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का ही क्यों ना हो या UPPCS का ही क्यों ना हो, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से भारत में ग्रहण किया गया है, तो आप किस में मानेंगे? अमेरिका पे मारेंगे। अगला हमारा जो है जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको लिया है। मतलब विधि से जो भी प्रक्रिया स्थापित की जाएंगी, अपने यहां आपको पता होगा कि सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है। और संविधान को किसने बनाया है? संविधान किसके लिए कार्य करेगा? तो भारत की जनता के लिए कार्य करेगा। तो कोई भी कानून होगा, कोई भी नियम होगा, वो संविधान में जो शामिल विधियां हैं उसके तहत, यानी विधि द्वारा जो प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी उसके द्वारा ही किया जाएगा। तो जापान के संविधान से वो प्रावधान लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कोई कार्य किया जाएगा। उसके बाद जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हुए हैं। आपको पता होगा कि भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। एक की बात 352 भी की गई है, एक की 356 में और एक की 360 में। तो आपको पता होगा कि एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और एक क्या होता है? एक आपका होता है वित्तीय आपातकाल होता है और एक आपका क्या होता है? एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के आधार पे लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के आधार पे लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जब देश के अंदर वित्तीय जोखिम की उपस्थिति होती है तब हम लगाते हैं, जो अनुच्छेद 360 के लगाया जाता है। आपका इसको आंसर देना होगा। आर्टिकल 356 किस आपातकाल की बात करता है? वैसे मैं ही आपको आंसर दे रहा हूं। ये होता है राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो ये आपातकालीन उपबंध हमने कहां से लिए हैं? ये आपातकालीन उपबंध हमारे प्रभावित है कहां से? जर्मनी के संविधान से। साथ ही साथ हमने रूस के संविधान से भी कुछ चीजें ग्रहण की हैं। वो क्या है? पहला मूल कर्तव्य और दूसरा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है। आपको पता होगा कि जो मूल कर्तव्य है वो हमारे कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। और वो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान में हमारे शामिल किए गए हैं। जो भाग 4 का है उसमें हमारे मूल कर्तव्य की बात की गई है। अगर प्रस्तावना के जो न्यायिक शब्द है, जो किस न्यायिक शब्द क्या है? सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, उन 3 चीजों की बात यहाँ पे कर रहा है ये कि जो प्रस्तावना में शामिल न्यायिक शब्द है उसको कहां से लिया गया है? वो रूस के संविधान से लिया गया है। बात क्या है कि जब रूस की क्रांति हुई तो रूस की जो क्रांति है वो किस पे डिपेंड थी? वो उसका उद्देश्य क्या था? वो सामाजिक न्याय की बात करता था, आर्थिक न्याय की बात करता था, वो राजनीतिक न्याय की बात करता था। तो हमारे यहाँ भी जरूरत थी कि हम इन न्यायिक जो कार्य हैं उनको अपने यहाँ लागू कर सके। इसीलिए हमने रूस से प्रभावित होकर के प्रस्तावना में न्यायिक आदर्शों को शामिल किया, जो कि क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। उसके बाद हमने फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने अपनाया हुआ है। साथ ही स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है उसको भी हमने कहां से अपनाया है? फ्रांस के संविधान से अपनाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के संविधान में फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी तब वहां की क्रांति किससे प्रभावित थी? उसका उद्देश्य क्या था? वो देश के अंदर स्वतंत्रता लाना था, समानता लाना था और एक बंधुत्व की भावना को विकसित करना था। इसी से प्रभावित होकर के हमने फ्रांस की क्रांति के जो उद्देश्य थे उसको अपने संविधान में
शामिल किया हुआ है। आगे आयरलैंड के संविधान में हमने आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को अपने संविधान में शामिल किया हुआ है। ये डीपीएसपी हमारा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, जो कि आयरलैंड के संविधान से क्या है, प्रभावित है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है, और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है उसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने कुछ चीजें ली, जैसे कि समवर्ती सूची हमने कहां से लिया हुआ है, वो हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ तीन सूचियां हैं, जिसमें राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची शामिल है, जो अनुसूची 7 में कहा गया है कि ये 3 सूचियां होंगी। और उसमें भी जो समवर्ती सूची है, जिसमें कि उतना ही अधिकार राज्य का है और उतना ही अधिकार केंद्र का है, बस फर्क इस बात का है कि अगर समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर अगर राज्य कोई नियम बनाती है और उसी नियम पर या उसी चीज पर कभी केंद्र नियम बनाती है, तो नियम किसका मान्य होगा, केंद्र वाला जो नियम है वो मान्य होगा, राज्य का नियम उतना अधिक मान्य नहीं होगा, वह वहीं से वो हट जाएगा। साथ ही साथ हमने व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है उसको हमने कहां से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला 5वां क्वेश्चन किसकी बात करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन 5वां क्या है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। तो भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है, क्या वह बात करता है राज्यों का एक महासंघ होगा भारत अपना, या राज्यों का एक संघ होगा, या भारत वर्ष होगा, या एक संघीय राष्ट्र होगा। तो आपको पता होगा कि आपका अनुच्छेद 1 और भाग 1 क्या बात करता है, बात करता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का एक महासंघ होगा। बिल्कुल नहीं, ये अमेरिका में ऐसी चीजें लागू हैं, भारत में नहीं, क्योंकि हमारा भारत किसी राज्यों के सम्मिश्रण से नहीं बना। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है कि बहुत से राज्य मिल करके एक केंद्र का निर्माण करते हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या है कि एक केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है। मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से या भारत से अलग होने की बात करे, लेकिन अमेरिका में हर एक राज्य का अपना अलग संविधान है और वह कभी भी चाहे जब चाहे तो वह अमेरिका से अलग हो सकता है। लेकिन अब वहां भी संशोधनों के बाद ये चीजें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा कि भारत अब फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब भारत का जो संघ बना हुआ है वह राज्यों से मिलकर के नहीं, केंद्र द्वारा निर्मित है, और केंद्र यहाँ का बहुत मजबूत है। और वहीं अमेरिका का जो संविधान है वह अमेरिका का जो संघ है वो राज्यों से मिलकर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को जरूर। और ये किसमें बात की गई है, तो अनुच्छेद 1 में, और अनुच्छेद 1 के भाग 1 में ये बात की गई है, जहां पे संघराज्य क्षेत्र की बात की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है, इस पे हम देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारी किस चीज की बात करता है, तो वो बात करता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से के संविधान से आधारित है। तो अभी आपको पता होगा, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। वैसे मैंने बताया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयरलैंड होगा। इसका आंसर आयरलैंड होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। 7वां क्वेश्चन हमारी बात करता है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 1938 में 5वीं बार और 1895 पहली बार संविधान सभा की मांग
की गई थी 1938 में जो की गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और 1895 का आपको बताना है तो मैंने पहले ही बता दिया कि 1895 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की, उन्होंने 1938 में की थी। तो हम कहां किसके इसमें टिक मारेंगे? क्या महात्मा गांधी जी ने बात की थी भारत में संविधान निर्माण की? तो आपको पता होगा कि 1895 में तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका में बिजी थे, वो यहाँ पे थे ही नहीं, तो महात्मा गांधी भी हम यहां से हटा सकते हैं। उसके बाद क्या मोतीलाल नेहरू जी ने की थी? क्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी या संविधान सभा के निर्माण के गठन की प्रस्तावना दी थी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशिएंट हिस्ट्री से, सिंधु घाटी सभ्यता से। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उसी क्रम में मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमेशा हर एक पेपर में छपता है, आपके एनडीए में, नेवी में, आर्मी जीडी में या किसी भी अन्य जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो ऊंचे लेवल के हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे जिसका हो, उसमें क्वेश्चन ऐसे जरूर छपते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, यहाँ पे फॉल्स की बात कर रहा है, सत्य नहीं असत्य की बात कर रहा है। तो आपसे पूछता है कि नगरों में नालियों की व्यवस्था थी? क्या नगरों में नालियों की व्यवस्था थी? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नगरों में नालियों की व्यवस्था थी? तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे नाली व्यवस्था अन्य किसी भी समकालीन जो सभ्यताएं थी वहां पे नहीं थी। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया, चाहे वो सुमेरिया और चाहे वो चीन की सभ्यता हो, कहीं पे भी ऐसी कोई नाली जितनी विकसित अपने यहाँ थी जो सिंधु घाटी में थी नहीं थी। नालियां कैसे थी? नालियां पहले छोटी नालियां घर से जुड़ी हुई होती थी, घर से जो जोड़ती थी, उसके बाद जो घर से जुड़ी हुई नालियां थी वो आगे आने वाली सब नालियों में जुड़ी हुई होती थी, जो बड़ी थोड़ी सी नालियां होती थी। उसके बाद जो बड़ी नालियां थी वो बड़े नाले में जाके जुड़ी हुई होती थी और वो नाले प्रॉपर वे में ढके गए होते थे, ढके हुए होते थे। स्वच्छता का विशेष ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता में रखा जाता था। मतलब ये तो हमारा सही होगा, मतलब नालियों की व्यवस्था थी। तो हमसे पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा कोई भी प्रावधान था? दूसरा बात करता है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। क्या व्यापार वाणिज्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे? तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी सभ्यता को सभ्यता तब हम नाम देते हैं जब वहां पे व्यापार पाया जाए। अगर व्यापार ही नहीं तो कैसी सभ्यता, कैसा नगर, है ना? तो व्यापार होना वहां पे बहुत जरूरी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो समकालीन मेसोपोटामियाई सभ्यताओं से और मिस्र की सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे। मेलुआ नामक शब्द हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही यूज किया गया है। कहां पे? मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिलते हैं वहां पे मेलुआ नामक शब्द यूज किया गया है और वहां पे बोला गया है कि मेलुआ से आने वाले लोग हमारे यहाँ लंगर डालते हैं। मतलब कि हम क्या करते थे? व्यापार उस टाइम करते थे और व्यापार क्या था? उन्नत था। देश के अंदर भी व्यापार था, देश के बाहर भी व्यापार था। देश के अंदर व्यापार हम कर्नाटक जैसे कोलार की सोना की खानों से किया करते थे, चांदी के लिए किया करते थे, बहुत सी जगहों से हम व्यापार अंदर किया करते थे और देश के बाहर भी हम व्यापार किया करते थे। तो मतलब ये भी हमारा क्या सही होगा? उन्नत दशा में व्यापार हमारा था, मतलब ये भी सही हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? असत। तीसरा चलिए देख लेते हैं कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो कुछ लोगों का क्या कहना है? कुछ लोगों का कहना यह है, बहुत से हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि मातृ देवी की जो उपासना की जाती थी क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी? तो आपको बता दें कि हम मातृ देवी के कुछ वहां पे क्या पाते हैं? प्रमाण पाते हैं, कुछ मूर्तियां पाते हैं, जिससे हम ये भी कहते हैं कभी कभी यदा कदा हम ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, वहां पे माताओं का वर्चस्व था। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं। तो मातृ देवी की वहां पे उपासना की जाती थी क्योंकि मातृ देवी की मृण मूर्तियां भी हमको देखने को मिलती है और मातृ देवी की हम उपासना
करते थे। तो मतलब ये भी सही हुआ। तो अगला क्या है कि लोग क्या लोहे से परिचित थे, तो यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता हो कि लोहे की जो प्राचीनता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्यकालीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्यकालीन सभ्यता थी। वहां पे जो औजार बनते थे वो पत्थरों के और कांसे के औजार होते थे या अन्य धातुओं के होते थे। वहां पे हमें कभी भी लोहे की कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। बात ऐसी है कि कहा जाता है कि जो हित्ती साम्राज्य था, हित्ताई भी बोलते हैं उनको, तो हित्ती साम्राज्य ने सर्वप्रथम लोहे को गलाने की विधि को जान लिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बहुत सालों तक उस गलाने की जो विधि थी लोहे को, उसको सारे देश या कहीं भी लीक नहीं होने दिया। लेकिन जब हित्ताई साम्राज्य का विघटन हुआ तो उस लोहे की जो गलाने की विधि थी उन लोगों के द्वारा अन्य जगहों पर फैली। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारे देश के अंदर भी हमने लोहे को गलाना सीख लिया था। यह कहना गलत होगा कि हमने किसी दूसरे देश से सीखा या दूसरे साम्राज्य से या हित्तियों ने हमको सिखाया। हमने 1600 ईसा पूर्व पहले ही जो ब्लैक और रेड वेयर होते थे, उस काल के जो लोग थे उन्होंने लोहे को गलाने के लगभग प्रयोग जान लिया था और कुछ हमको साक्ष्य भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं वाराणसी, अतरंगी खेड़ा, मथुरा वाला जो आपका क्षेत्र है, वहां पे लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मतलब लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, एक तरह से हम जो प्रॉपर वे में माना जाता है वो रिसर्च का विषय होगा 1600 ईसा पूर्व वाला। प्रॉपर वे में हम उत्तर वैदिक काल मतलब 800 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं। और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम काल पर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो लोहे से लोग वहां पे परिचित नहीं थे। हम ये कह सकते हैं कि लोहे की प्राचीनता किससे जुड़ी हुई है? तो उत्तर वैदिक या वैदिक काल के लोगों से जुड़ी हुई है। तो चलिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो आपसे क्या पूछ रहा है? तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो आपको पता होगा तस्मान सागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तस्मान नामक एक यात्री ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों की क्या की थी? खोज की थी। और उसी के नाम पे क्या किया गया था? तस्मान सागर का नाम पड़ गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। और इससे हम क्या आंसर मार सकते हैं अपना? तो आंसर हमारा क्या निकलेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन्हीं सागरों के क्रम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कैस्पियन सागर से और ब्लैक सागर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा आपसे कौन सा देश इनके मध्य स्थित है, कौन सा देश इनके मध्य, किस देश की सीमा इनसे लगी हुई है, किस देश की सीमा इनसे नहीं लगी हुई है, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि जो आपका कैस्पियन सागर है उससे लगे हुए कितने देश हैं, कितने ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। तो वो देश कितने हैं? 5 ऐसे देश हैं जो सीमा बनाते हैं। इसको कैसे आप याद रखेंगे? तो याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है हमारी? तो आप आरती नामक नाम तो हमेशा सुनते होंगे। आरती, क्या? आरती। और आपको पता होगा कि आप क्या यूज करते हैं? कुमारी आरती। कभी कभी क्या यूज कर लेते हैं? कुमारी आरती। तो इसको इंग्लिश में लिखना है। और जब कोई कुमारी आरती लिखता है तो कैसे लिखता है? K.ARTI। ये 5 ऐसे देश हैं जो क्या हैं? किससे सीमा बनाते हैं? कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? के का मतलब क्या हुआ? के का मतलब हुआ कजाकिस्तान। क्या हुआ? कजाकिस्तान। ए का क्या हुआ? ए हुआ अजरबैजान। ए क्या हुआ? अजरबैजान। ठीक है। आर क्या हुआ? आर हुआ आपका रूस या रसिया। और टी क्या हुआ? टी हुआ आपका तुर्कमेनिस्तान। क्या हुआ? तुर्कमेनिस्तान। और आई क्या हुआ आपका? आई हुआ आपका ईरान। तो इस चीज से आप याद रखिएगा, कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देशों की जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं? K.RT। इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन छपेगा सीधा आप क्वेश्चन को
सॉल्व कर जाएंगे, क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मस्त क्वेश्चनों के साथ जो हम सॉल्व कर रहे हैं आगे अपने आने वाले। और साथ ही साथ अगर आपसे, ये तो कैस्पियन सागर का, अगर आपसे ब्लैक सी के बारे में पूछ ले तो ब्लैक सी का क्या बताएंगे आप? तो ब्लैक सी के लिए देखिए ट्रिक क्या होती है ना, ट्रिक आपको चीजें याद करा देती है लेकिन थोड़ा सा अजीबोगरीब भी होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा अजीबोगरीब होगी लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे दिमाग में अगर चीजें रख लिए हैं तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। तो मैंने इसके लिए एक बताया है, हंसने वाला थोड़ा सा है, ध्यान रखिएगा, बोल सकते हैं आप। तो ये क्या है? यू, क्या हुआ? यू, फिर मैं बोलूंगा रोजा, फिर तरबू। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऐसे देश हैं जो सीमा बनाते हैं किससे? ब्लैक सी से। कौन कौन से? यू से आपका हुआ यूक्रेन। कौन हुआ? यूक्रेन। यूक्रेन आपकी सीमा बनाता है, यू से यूक्रेन हुआ। और रो से क्या हुआ? रोमानिया। क्या हुआ? रोमानिया, ठीक है, रोमानिया। और जा से क्या हुआ? जा से हुआ जॉर्जिया, जा से जॉर्जिया। और ता से तुर्की, क्या? ता से तुर्की। और रा से रसिया या रूस। और बा से बुल्गारिया, बा से बुल्गारिया, बुल्गारिया। तो ये ऐसे देश हैं जिनको आपको याद रखना। अभी आपको पता भी होगा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और दोनों ब्लैक सी से क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। तो इस चीज को याद रखिए। इसी तरह नए नए चीजें हम आपको जब भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए अपना अगला हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 10वां क्वेश्चन किसकी बात करता है। 10वां क्वेश्चन हमारी बात करता है किसका? सार्गेसो सागर की। आप बताइए सार्गेसो सागर कहां पाया जाता है? सार्गेसो सागर क्या प्रशांत महासागर में है, क्या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, क्या उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, या हिंद महासागर में है? कहां पाया जाएगा? आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सागर है जो किसी भी तट से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी कोई भी तट रेखा नहीं है, किस ऐसे देश की, किस ऐसे सागर की कोई भी तट रेखा नहीं है? तो कौन सा है? सार्गेसो सागर। क्यों? क्योंकि सार्गेसो सागर जो है वो अटलांटिक महासागर के, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में पाया जाता है। मतलब पानी वाला क्षेत्र ही है, पानी उसका तट है, पानी उसकी सारी चीजें। सार्गेसो उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सारगैसम, सारगैसम नामक जो घास है वो पाई जाती है, वनस्पति जो है वो पाई जाती है। इसकी वनस्पति की अधिकता के कारण हम इसे सार्गेसो सागर नाम दे दिए हैं, जो कहां पाया जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है, तो कौन सा सागर है? सार्गेसो सागर। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 11वां हमारा क्वेश्चन बात करता है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। आपको पता होगा कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और 3 युद्धों में पहला युद्ध आपसे पूछ रहा है कि पहला युद्ध कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, क्या 1526 में हुआ था, या 1498 में, या 1424 में, या 1524 में, या 1534 में। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 1526। 1526 में आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करता है। अफगानिस्तान का जो इब्राहिम लोदी था, अफगान शासक जो थे इब्राहिम लोदी, उनको विस्थापित करके। आइए इसी पे थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। क्या पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? अभी आपसे मैंने बताया 21 अप्रैल 1526 में। किसके मध्य? बाबर और दिल्ली का सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी के मध्य। विजेता बाबर रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो कब लड़ा गया? वो लड़ा गया 5 नवंबर 1556 में। किसके किसके मध्य? बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था उसके मध्य, और मतलब एक तरह से अकबर के मध्य या बैरम खां के मध्य
और हेमू जो आदिल शाह के सूर का सेनापति था के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजेता अकबर होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये आपको पता ही होगा कि 14 जनवरी 1761 में इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, काफी पानीपत पर मूवी बनी हुई है, आप देख भी सकते हैं। किसके मध्य लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजेता कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली बनता है। आपको पता होगा कि तृतीय विश्व युद्ध ही ऐसा था जिसमें मराठा हार जाते हैं और इनके हारने के बाद ही अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत में उनके लिए आगे का रास्ता साफ है। क्योंकि जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था, या मुगल साम्राज्य का जब विघटन हुआ था 1707 के बाद, तब लग रहा था कि सिर्फ मराठा ही हैं जो यूरोपी को या ब्रिटिश को रोक सकते हैं। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली से इनकी पराजय होती है पानीपत के मैदान में, तो उसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि अब अंग्रेज रुकने वाले नहीं हैं। और आगे 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि हाँ अब हम नहीं रुकेंगे। तो ये रहा हमारा इसमें। अब हम देख लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं। बाबर कुल भारत के अंदर 4 युद्ध लड़ता है और 4 युद्ध की एक ट्रिक बहुत फेमस है। आपको पता होगा कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस चीज की ट्रिक बहुत फेमस है, ये हर जगह प्रचलित है, तो आप इसको याद कर लिया, आपके लिए यह आसान हो जाएगा। तो 27 मतलब 1527 में खाना खाया मतलब क्या? खानवा का युद्ध हुआ। किसके मध्य हुआ? राणा सांगा के मध्य हुआ। आपको पता होगा 1526 में हमने बात कर ही ली, हम बात कर ही रहे हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 युद्ध हमने देखा अभी, किनके मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और 1528 चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के मध्य हुआ था। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें महमूद लोदी को वो हरा देता है और 15 से 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा हुमायूं आगे मुगल साम्राज्य को संभालता है, जो 1540 में शेर शाह सूर्य से हार के वापस निर्वासित हो जाता है और 15 सालों के लिए सूर्य वंश स्थापित होता है भारत के अंदर। और फिर 1555 में वापस आकर के एक साल के लिए वो रुकता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर के। इसीलिए फिर अकबर आता है जो शासक बनता है। तो ये मुगल साम्राज्य का एक क्रम होगा। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बेदरा का युद्ध अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले आपके पेपर में ये छपने वाला है। बेदरा का युद्ध या बेदारा का युद्ध हमेशा आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने किसको हराया था। तो बेदरा का युद्ध आपको पता होगा कि 1759 में, नवंबर 1759 में किसके मध्य लड़ा गया था? डचों के मध्य लड़ा गया था। कहां पे लड़ा गया था? बेदरा में। आपको पता होगा कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में जब बंगाल विजय कर ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और डच जो हमारे थे वो उनकी लगभग फैक्ट्रियां कहां पे थी? बंगाल में ही थी। बंगाल का चिंसुरा उनका फेमस जगह था, वहीं वो अपनी फैक्ट्री स्थापित की होती। तो चिंसुरा के ही कुछ दूरी पर क्या था? बेदरा था। तो डचों को क्या लगा? डचों को ये लगा कि यार अब तो बंगाल पे अंग्रेजों का शासन हो गया, तो यहाँ पे शक्ति का युद्ध होगा, बंगाल पे वही टिकेगा जो युद्ध जीतेगा, युद्ध में लड़ाई करेगा और युद्ध को जीतेगा। तो अंग्रेजों और बेदरा के युद्ध में डचों के मध्य में क्या हुआ? लड़ाई हुई और लड़ाई में बेदरा के युद्ध में एकदम से समाप्त हो गए कौन? डच। और लास्ट उन्होंने भारत से अपना समाप्ति की घोषणा की कब? 1844 में, जब अपनी लास्ट फैक्ट्री को अंग्रेजों के हाथों बेच के भारत से विदाई लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं भारत से सिर्फ विदाई लिया था, इंडोनेशिया वगैरह, सुमात्रा, जावा, इन जगहों पे डचों का ही वर्चस्व था, वहां पे उन्हीं का व्यापार चलता था। तो मतलब बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? नवंबर 1759 में। किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और डचों के मध्य। कौन विजयी हुआ? अंग्रेज विजयी हुए और भारत से उनकी समाप्ति हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 13वां। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे। क्या आंसर हो सकता है? एक चीज बताओ, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया
है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया और इतिहास का क्रम क्या था बांटने का। जब साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को बांटा गया तो 3 क्रम में बोले गए कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 चीजों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल तो वो हम पूर्णतः क्या बोल देते हैं, वो काल जिसमें सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर हम जब डिपेंड रहते हैं तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो जहां पे हमें लिखित साक्ष्य, लिपि के साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, और यही सेम चीज होती है आपके ऐतिहासिक काल के साथ। तो क्या ऐतिहासिक काल में भी यही चीज है कि वहां पे भी हमें साहित्यिक स्रोत मतलब लिखित साक्ष्य मिलते हैं और साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। तो दोनों चीजें सेम हो गई, तो कैसे इसको हम अलग डिफाइन करेंगे। तो इसमें एक माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल होगा वहां पे जो लिपि या लिखित साक्ष्य आपको मिलते हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वो मिला तो है लेकिन हम ये जान नहीं पाए हैं कि वो लिखा क्या है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें लिपि के साक्ष्य भी मिलते हैं और एक पूरी लिखावट भी मिलती है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या है। ये तो हमें पता है कि वो भाव चित्रात्मक रूप में है, वहां कुछ ऐसा नहीं लिखा गया, वहां पे जैसे ये मछली बना दी गई तो इसका भी एक कोई मतलब निकलता है कि आखिर ये लिपि है, वहां की भाव चित्रात्मक लिपि थी, वो एक भाव को बता रही है। इस लिपि का क्या अर्थ हो सकता है ये अभी हमको नहीं पता है। तो इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, और हम आंसर टिक करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर बात करता है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग बताया ना कि 1895 से ही चल रही थी, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग आए और संविधान सभा के गठन की बात की, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन हमारा जो भारत के अंदर 24 मार्च 1946 में आता है, उसके जरिए क्या होता है, हमारे संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। हमारे संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन था। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझ करके ही आगे बढ़ना है। सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक किताब से निकले हुए क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा आखिरी आज के सेशन का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद हम फिर अपने अगले क्वेश्चन के एक श्रृंखला जो होगी उसमें मिलेंगे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पूछा गया है। क्या पूछता है कि हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, आपको दे देगा, पूछेगा कि हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी। क्या आप टिक करेंगे, कमल पुष्पकीय आकृति, गोलाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति या फिर ग्रिड सिस्टम। हिंदी में इसको ग्रिड ही बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली किसको अपनाया गया था बताइए। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका आंसर हम देंगे डी, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता था, आपको यह भी जानना जरूरी है कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड सिस्टम क्या था कि वो चीजें, जैसे आप वर्तमान में आज नगरों का जो विन्यास देख रहे हैं, अगर आप बड़े मंजिले ऊपर खड़े हो जाएं तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपको रोड दिख रही हैं वो आपस में एक दूसरे को ऐसे जाती हुई दिख रही है ना, ऐसे दिखेंगे आपको। देखिए एक रोड ऐसे आ रही है, फिर ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे, ये सब चौराहे पे आप देखते हैं, इस चौराहे पे आपको देखने को मिलता होगा। ऐसे ऐसे आपको रोड देखने को मिलती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्रिड प्रणाली। कैसे, हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनकी जो सड़कें थे वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी,
90 डिग्री पर काटती थी और बड़े जो रोड होते थे या हाईवे एक तरह से बोल दीजिए उस टाइम का, उससे छोटी छोटी गलियां, छोटे जो उप रोड होते थे वो जुड़े हुए होते थे। इसलिए ग्रिड मतलब होता है जाल की तरह वहां पे रोडें बिछी हुई थी और जो एक दूसरे को आपस में 90 अंश पे काटती थी या 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये हमारे रहे 15 क्वेश्चन, बेहतरीन 15 क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले पेपर में छपने वाले हैं और आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो हमारे साथ हमारे सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन चैनल में जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए आगे आने वाले श्रृंखला के लिए मैं आपसे विदाई लूंगा। जय हिंद।